नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। केंद्र में और कई राज्यों में संघ परिवार की सरकारें हैं, मतलब संघ परिवार सत्ता में है। उस नाते मीडिया देश के सार्वजनिक विमर्श या की बहस में आरएसएस का जलवा बना होना चाहिए। उसके प्रति सद्भावना, उसके विचारों, उसकी लीडरशिप का आभा मंडल दिखलाई देना चाहिए। मगर पिछले 21 महीनों में उल्टा हुआ है। आरएसएस और संघ परिवार बात बेबात बदनाम है। असहिष्णुता की बहस हो या शिक्षा के भगवाकरण और हिंदुत्व एजेंडे से लेकर पिछड़ों के आरक्षण, दलित उत्पीड़न की तमाम बातों में संघ की बदनामी वाला हल्ला बोल हुआ। अपना मानना है कि मनमोहन सरकार के वक्त संघ परिवार को लेकर वैसी बदनामी नहीं हुई जैसी पिछले 20 महीनों में मीडिया से हुई। संघ सुप्रीमो मोहन भागवत को भी सफाई देनी पड़ी। उन्हें आरक्षण पर बोलना भारी पड़ा। संघ और उसके पदाधिकारी यदि किसी भी मुद्दे पर अपनी राय रखे तो उस पर वह फंसेगा, और यदि अपनी राय न दे तो उसके दरवाजे ठीकरा फूटेगा। जाहिर है, हिंदू समाज को एकजुट बनाने का मिशन वक्तव्य बनाए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए सत्ता में जीना भी आसान नहीं है। ऐसा क्यों है? क्यों कर उसके विरोधी हर परिस्थिति में हावी रहते हैं? जब भारत के मतदाताओं और खासकर हिंदू वोट उसका झंडा उठाते हैं तब भी उसकी वाहवाही क्यों नहीं होती? उसे कभी क्यों नहीं यह श्रेय मिलता कि उसके कारण लोगों का राजनीतिक व्यवहार बदला है, सरकार बदली है? संघ और उसके संगठन हमेशा प्रतिकूल सार्वजनिक विमर्श, बदनामियों में ही क्यों छाए रहते हैं? सचमुच हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र रोहित की आत्महत्या का मामला जैसे संघ के दरवाजे पहुंचा और मीडिया में उसकी जैसी बदनामी हुई, उससे सवाल उठता है कि आखिर माजरा क्या है? भारत के मीडिया में सार्वजनिक विमर्श में आरएसएस और संघ परिवार की पॉजिटिव चर्चा क्यों नहीं बनती? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। 5 सूबों के इंतखाबात करीब आते ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी की इंतखाबी सूबों में सरगर्मी बढ़ गई है। वो केरल से लेकर असम और तमिलनाडु तक दौड़ लगाने लगे हैं। हालांकि बिहार की तरह वो इस बार 5 सूबों में तशहीर नहीं करेंगे, लेकिन इंतखाबात में बीजेपी के अराकीन असेंबली की तादाद बढ़ाने की कोशिश में कोई कसर भी नहीं छोड़ेंगे। दरअसल 5 सूबों के इंतखाबात सिर्फ सूबों के इंतखाबात तक महदूद नहीं है, बल्कि एवाने बाला में बीजेपी की ताकत बढ़ाने से भी जुड़े हैं। असम में 2 और केरल में एवाने बाला की 4 सीटें अप्रैल में ही खाली हो रही हैं। इसलिए उनके इंतखाबात तो मौजूदा असेंबली के मेंबरान ही करेंगे। लेकिन मगरबी बंगाल में आइंदा साल 6 सीटों के इंतखाबात हैं और तमिलनाडु में इस साल जून में 6 सीटें खाली हो रही हैं। इसलिए बीजेपी की नजर दोनों सूबों में कम से कम एक एवाने बाला की सीट जीतने लायक नशिस्तें हासिल करने पर है। इसके लिए जरूरी है कि बीजेपी दोनों सूबों में 40-40 के करीब सीटें जीतें। केरल और असम में पार्टी जीतती है तो उसका फायदा 2 साल बाद होने वाले एवाने बाला के इंतखाबात में उसे मिलेगा। इन इंतखाबात में मोदी की सरगर्मी की एक वजह यह भी है कि पार्टी गैर बीजेपी सूबों में उनका एक्सपोजर चाहती है। माना जा रहा है कि हिंदी पट्टी के सूबों में लोकसभा सीटों के लिहाज से बीजेपी बामे उरूज पर पहुंच चुकी है। वहां आइंदा इंतखाबात में सीटें कम हो सकती है, इसलिए हिंदी जबानी सूबों में मोदी ज्यादा मेहनत करेंगे। अप्रैल मई में जिन सूबों में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं उनमें केरल को छोड़कर बाकी सूबों में मफाहमत को लेकर कांग्रेस पशोपेश में है। पार्टी के रहनुमा हर जगह तनहा इंतखाबात लड़ने पर गौर कर रहे हैं। इसके लिए पार्टी ने जमीनी सतह पर कामकाज भी शुरू कर दिया है और राहुल गांधी सभी सूबों का दौरा कर रहे हैं। कल वो केरल के दौरे पर जा रहे हैं। कांग्रेस के माहिरीन जराये का कहना है कि हर सूबे में इलाकाई पार्टियां कांग्रेस को बहुत कम सीटें देने की तजवीज दे रही है। जिन सूबों में कांग्रेस पहले मफाहमत करके लड़ी है वहां भी अब उसे उतनी सीटें नहीं मिल रही है जितनी सीटों पर वो गुज़िश्ता मर्तबा लड़ी थी। बताया जा रहा है कि तमिलनाडु में डीएमके अब कांग्रेस को गुज़िश्ता मर्तबा के मुकाबले आधी सीटें देने पर गौर कर रही है। गुज़िश्ता मर्तबा कांग्रेस 63 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन सिर्फ 5 सीट जीत पाई थी। लोकसभा में उसका खाता भी नहीं खुला। तभी डीएमके 30-35 से ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं है। इसी तरह मगरबी बंगाल में कांग्रेस चाहे तो बाया महाज के साथ मफाहमत हो जाएगी और अगर सीटों पर मुआहदा करें तो ममता से भी बात बन सकती है, लेकिन दोनों हालात में उसे काफी कम सीटें मिलेंगी। असम में भी पोलराइजेशन के खदशे के अलावा मफाहमत न करने की एक बड़ी वजह ये थी कि अजमल की पार्टी तकरीबन आधी सीटों पर लड़ना चाह रही थी।
गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस रहनुमा की कमान में आखिर हुकूमत 1996 के इंतखाबात के बाद बनी थी। उस वक्त जनता दल को मुल्क भर में 45 सीटें मिली थी और तब पहले HD देवगौड़ा और बाद में IK गुजराल वजीर आजम बने थे। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की पार्टी JDU ठीक 2 दहाई पहले वाली तस्वीर को ध्यान में रखकर इंतखाबी तैयारियों में जुट गई है। JDU की तरफ से एक मुकम्मल जनता परिवार बनाने की कोशिश तेज हो चुकी है। बिहार इंतखाबात से पहले जो कोशिश अधूरी रह गई थी उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। दरअसल नीतीश कुमार और उनके सियासी मुशीर इस बात को जानते हैं कि बिहार में उन्हें किसी न किसी इत्तेहाद में लड़ना है और ऐसी हालत में वो किसी हाल में लोकसभा की 10 से जायद सीटें नहीं जीत पाएंगे। लोकसभा की 10 सीटें लेकर वजीर आजम के ओहदे की दावेदारी नहीं हो सकती है। इसी तरह अगर सिर्फ बिहार में सिमटे रहे तो दूसरी पार्टियों के साथ इंतखाबात से कब्ल इत्तेहाद भी नहीं हो पाएगा। तभी मुकम्मल जनता परिवार बनाने की पहली कोशिश के तहत अजीत सिंह की पार्टी RLD का JDU में इंतजाम कराया जा रहा है। ये काम कामयाबी के साथ मुकम्मल हो जाने के बाद हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल का इंतजाम कराने की कोशिश होगी और फिर HD देवगौड़ा से भी बात होगी। कुछ रहनुमा RJD का भी इंतजाम चाहते हैं लेकिन लालू प्रसाद इसके लिए तैयार नहीं है। नई पार्टी का इंतखाबी निशान बरगद का पेड़ हो सकता है। चूँकि तीर का निशान झारखंड मुक्ति मोर्चा और शिवसेना से मिलता जुलता है इसलिए उसे बदलने का फैसला हुआ है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। मुंबई में 2008 में हुए दहशतगर्दाना हमले के मुजरिम डेविड हेडली ने इसके बारे में कई खुलासे किए हैं। उसने कहा है कि जमात-उद-दावा के सरबराह हाफिज सईद के कहने पर मुंबई हमलों को अंजाम दिया गया था। उसने मुंबई हमले में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के शामिल होने का जिक्र भी किया। हेडली ने यह भी बताया कि 26 नवंबर 2008 से पहले 2 बार इस तरह का हमला करने की कोशिश नाकाम रही थी। उसने बताया कि सितंबर और अक्टूबर में 2 बार हमले की कोशिश हुई थी। पहली बार में पत्थर से टकराकर नाव टूट गई थी और सारा गोला बारूद तबाह हो गया था। अमेरिका की जेल में बंद हेडली की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंबई की एक अदालत में गवाही हुई है। उसने अदालत को बताया है कि वो 9 बार मुंबई गया था। 8 बार वो सीधे पाकिस्तान से मुंबई गया था जबकि 1 बार UAE के रास्ते गया था। हेडली ने बताया कि उसने 2002 में हाफिज सईद का खुतबा सुना था और उससे मुतासिर हुआ था। उसने बताया कि 2006 में उसने पासपोर्ट पर अपना नाम बदलकर दाऊद गिलानी से डेविड हेडली कर दिया था ताकि आसानी से हिंदुस्तान आ सके। हेडली की ये गवाही हाफिज सईद के खिलाफ अहम सबूत साबित होगी। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि लश्कर तैयबा के पाकिस्तानी अमेरिकी दहशतगर्द डेविड हेडली की गवाही से मुंबई पर हुए दहशतगर्दाना हमले की तफ्तीश को सही सिमत में आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। हुकूमत को लगता है कि इससे मुंबई हमले में पाकिस्तान की सरकारी और जो लोग हुकूमत से दूर हैं उनके किरदार को लेकर जारी पसोपेश दूर होगी। माना जा रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान को दिए जाने वाले सबूतों के नए डोजियर में इसका भी जिक्र करेगी। ममलिकती वजीर बराए दाखिली उमूर किरेन रिजिजू ने कहा है कि हेडली के बयान के बाद सरकारी और गैर सरकारी उनसूर के बीच जो फर्क है वो खत्म होगा। रिजिजू ने कहा कि ये सभी जानते हैं कि इस दहशतगर्दाना हमले को अंजाम देने की साजिश में कौन कौन शामिल था। माना जा रहा है कि हेडली के बयान के बाद पाकिस्तान हाफिज सईद और अपनी कुछ एजेंसियों के लोगों के खिलाफ तफ्तीश से पल्ला नहीं झाड़ सकेगा। रिजिजू ने कहा है कि हेडली ने अपनी हकीकत और कामकाज के तरीकों के बारे में जो ताज़ा खुलासे किए हैं उससे हिंदुस्तानी तफ्तीशकारों को मदद मिलेगी। पठानकोट में एयरबेस पर हुए दहशतगर्दाना हमले की तफ्तीश कर रही पाकिस्तान की एजेंसियों ने हिंदुस्तान के दावे को नकार दिया है। पाकिस्तानी एजेंसियों ने कहा है कि उनको ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे पता चले कि पठानकोट हमले में जैश-ए-मोहम्मद का हाथ था। पाकिस्तान के अखबार द ट्रिब्यून ने दावा किया है कि पाकिस्तानी जांच एजेंसियों ने इसकी इत्तला हिंदुस्तान को दे दी है। इस खबर के मुताबिक पठानकोट हमले के बारे में हिंदुस्तान ने जैश-ए-मोहम्मद और उसके बानी मसूद अजहर के खिलाफ जो सबूत दिए हैं वो पाकिस्तानी SIT को नाकाफी लगे हैं। SIT ने कहा है कि इन सबूतों की तफ्तीश से मसूद या जैश के खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है जिससे उन पर मुकदमा चलाया जा सके। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी वजीर आजम नवाज शरीफ की रजामंदी से वहां के कौमी सलामती मुशीर नसीर जंजुआ ने हिंदुस्तान के कौमी सलामती मुशीर अजीत डोवाल को इस बारे में बता दिया है। जेरे गौर है कि 2 जनवरी को हुए पठानकोट हमले के बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कई अहम सबूत सौंपे थे जिनसे पता चल रहा था कि दहशतगर्द पाकिस्तान से आए थे।
ट्राई ने एक अहम फैसले में नेट न्यूट्रलिटी की हिमायत की है। ट्राई ने दो टूक अंदाज में कहा है कि हिंदुस्तान में किसी भी तरह के डाटा को एक्सेस करने के लिए इंटरनेट की कीमत एक जैसी रहेगी। इस फैसले से फ्री बेसिक्स की मुहिम चला रहे फेसबुक को बड़ा झटका लगा है। मजीद कुछ कंपनियां जो मुख्तलिफ तरह का डाटा एक्सेस करने के लिए इंटरनेट के मुख्तलिफ रेट की पेशकश कर रही थी, उन्हें भी इससे झटका लगा है। इस फैसले से तय हो गया है कि हिंदुस्तान डेटा की बुनियाद पर इंटरनेट की कीमत अलग अलग नहीं होगी। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी ने गुज़िश्ता दिनों इस पर हुकूमत से अपना रुख साफ करने की अपील की थी। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। आमतौर पर माना जाता है कि संघ की विचारधारा रीति नीति में खोट है, ऐसी कमियां हैं जिसके कारण राष्ट्रीय विमर्श में उसकी वाहवाही बन ही नहीं सकती। दूसरा तर्क है कि आजाद भारत में नेहरू के आइडिया ऑफ इंडिया से बने सेकुलर मीडिया ब्रिगेड में संघ स्वीकार्य हो ही नहीं सकता। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। बीजेपी को मिले इक़्तिदार ने आरएसएस की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत के वक्त आरएसएस ही निशाने पर था और आज भी आरएसएस के ऊपर ही हमले हैं। हैदराबाद में रोहित वेमुला की खुदकुशी का मामला हो या दादरी में गाय का गोश्त रखने के मामले में अखलाक के कत्ल का मामला हो, अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद की तैयारियां हो या कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र तक कहीं भी किसी मुसन्निफ पर हमले का मामला हो, सारे तनाज़े संघ के दरवाजे तक पहुंचते हैं। बीजेपी मुखालिफ जमातें काफी आसानी से अपने हमले को सही ठहराती है। उनका कहना है कि बीजेपी की जान आरएसएस नाम के तोते में है। अगर उस तोते की गर्दन मरोड़ी जाएगी तो बीजेपी को तकलीफ होगी। वो दूसरी मिसाल ये देते हैं कि बीजेपी जिस नजरिए को लेकर सियासत करती है उसकी बुनियाद आरएसएस है, इसलिए हुकूमत या पार्टी पर हमले की बजाय नजरियात पर हमला किया जाता है। लेकिन सवाल है कि क्या आरएसएस जिस नजरिए की नुमाइंदगी करती है बीजेपी की हुकूमत उसे आगे बढ़ा रही है? अगर नहीं तो फिर आरएसएस पर हमले का क्या मतलब है? अगर बीजेपी के इक़्तिदार में आने से मुल्क के राजकाज की शक्ल बदली होती और अगर आरएसएस के 90 साल पुराने उसूलों पर चलकर बीजेपी हिंदू राष्ट्र कायम करने की कोशिश कर रही होती तब तो हमले की वजह समझ में आती। लेकिन बीजेपी की हुकूमत बनने के 2 साल बाद भी सब कुछ तकरीबन पुराने ढर्रे पर ही चलता नजर आ रहा है। न कोई नजरियाती तब्दीली आई है, न राजकाज का कोई मुतबादिल वाला निजाम बना है और न आरएसएस के कोई ऐलान शुदा एजेंडे पर खुलकर काम हो रहा है। इसकी वजह काफी हद तक आरएसएस और बीजेपी की अपनी कमजोरियां हैं। सबसे पहली कमजोरी तो इस बयान में छिपी है कि आरएसएस एक तहजीबी और सकाफती तंजीम है। जब तक आरएसएस ये खुलकर मंजूर नहीं करेगी कि बीजेपी उसका सियासी इदारा है और वो उसकी मदद करता है, तब तक उसे न माया मिलने वाली है और न राम। उल्टा गालियां मुसलसल पड़ती रहेंगी। बीजेपी के कामकाज में आरएसएस का किरदार किसी से छिपा नहीं है, फिर भी आरएसएस इसे सकाफती और तहजीबी तंजीम की झीनी सी आड़ में छिपाना चाहता है। अगर वो खुलकर सामने आए तो मुल्क में अमेरिका के रिपब्लिकन और डेमोक्रेट की तरह या बरतानिया के लिबरल और कंजर्वेटिव पार्टी की तरह के 2 नजरियाती महवर बन सकते हैं। दूसरी वजह अपने उसूलों को लेकर एक सोच की भी है। तभी आरएसएस के ओहदेदारान हो या बीजेपी के रहनुमा या आम जिंदगी में उनकी तरफदारी करने वाले दानिश्वर, वो खुलकर किसी मसले पर स्टैंड नहीं लेते हैं। जिस तरह बायां महाज या समाजवादी नजरियात वाले सीना ठोक कर खुद को वामपंथी या समाजवादी बताते हैं, उस तरह शायद ही कोई होगा जो सीना ठोक कर खुद को उस नजरियात वाला कहे। अगर कोई दूसरा कह दे तो वो खुद को डिफेंड करने लगता है। आरएसएस और बीजेपी की ये कमजोरी रिजर्वेशन पर हुई बहस से लेकर दलितों से जुड़े मामले, तारीख की किताबों में तब्दीली, तालीमी निजाम में इस्लाहात, हमसाया ममालिक के साथ रिश्ते, यूनिफॉर्म सिविल कोड और मंदिर जैसे पुराने मसलों में सब जगह जाहिर हुई है। अगर आरएसएस कोई एक काम पूरा अज़्म लेकर करता या अपनी हुकूमत से करवाता तो उसका नजरियाती दबदबा कायम होता। ये आज तक नहीं हुआ है, इसीलिए वो सबसे कमजोर निशाना है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद आरएसएस और सार्वजनिक विमर्श पर चर्चा करेंगे। आरएसएस और संघ परिवार का संकट मीडिया व परसेप्शन का है। देश का मीडिया ऐसा है जिससे संघ को लेकर कई धारणाएं बनी है। कुछ जानकारों का मानना है कि संघ में वह नैतिक बल नहीं है, वैचारिक स्पष्टता नहीं है,
पुरुषार्थ नहीं है जो खम ठोक अपनी बात पर अड़े रहकर उसे लोगों के बीच स्वीकार्य बना सके। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक है। वैदिक जी, संघ और संघ के पदाधिकारियों के आप पुराने जानकार रहे हैं, आपके अनुसार ये क्यों होता है कि संघ परिवार जब सत्ता में आता है तो उसकी ज्यादा बदनामी होती है? क्या आप इस बात से सहमत है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। संघ के खिलाफ जिन लोगों को बोलना है, संघ के लोग सत्ता में हो या ना हो, वो निरंतर बोलते रहते हैं। कई बार उनका बोलना निरर्थक भी होता है, तर्कहीन भी होता है, लेकिन लगातार वो समझते हैं कि बोलते रहने से लोगों का उनकी बात पर भरोसा हो जाएगा। नहीं वैदिक जी, पिछले 20 महीनों में असहिष्णुता की बहस हो, शिक्षा के भगवाकरण हो और अभी दलित छात्र की आत्महत्या का मामला हो, संघ के दरवाजे पर जाकर संघ की बदनामी, मोहन भागवत अगर आरक्षण पर कुछ बोलते हैं तो भी फिर बदनामी पूरा मीडिया। ये नहीं लगता है कि सत्ता में आने के बाद ज्यादा बदनामी होती है? नहीं, उसमें ये सोच है उन लोगों का जो बदनामी करते हैं। हाँ। कि भाई संघ तो भाजपा की अम्मा है, तो बकरे की माँ खैर कैसे मनाए? बकरे पर मार नहीं कर सकते, बकरे की माँ पे मार करो। इसलिए वो लोग संघ के दरवाजे पहुंच जाते हैं। लेकिन सच पूछा जाए तो जितने प्रकरणों में लोगों ने संघ की बदनामी करने की कोशिश की है, संघ का उससे कुछ लेना देना नहीं। वो नहीं लेना देना, ये एक अलग इशू है कि लेना देना या नहीं, लेकिन उनकी बदनामी मतलब कि एक जबकि सत्ता है, सरकार है, उस सत्ता की धमक में और संघ की सफलता में भी एक तरह से संघ के प्रति सम्मान बनना चाहिए या संघ को गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन वही पुराना भाव क्यों? नहीं, उसका एक कारण तो जो लोग सत्ता में हैं, ज्यादातर तो संघ के स्वयंसेवक ही हैं, उन पे एक सत्ता का व्यामोह चढ़ जाता है। वो सत्ताधीशों की तरह पिलपिले हो जाते हैं। किसी बात को डट के कहना, सत्य का प्रतिपादन करना और उसकी जो भी कीमत हो वो चुकाना, नहीं ये बात, वो हैसियत उनकी रहती नहीं। ये बात संघ के पदाधिकारियों की नहीं होती कि भाई अगर संघ के जो प्रमुख है मोहन भागवत, वो अपनी बात पर आरक्षण पर कहें तो उस पर डटे रहें, या जो भी हिंदू की सामूहिकता या हिंदू एकजुटता की बात कहे तो उस पर डटे रहें और अपने प्रति एक वो धमक बनाए। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि नेताओं की बात और है। हाँ। वो वोट और नोट के सेवक होते हैं, लेकिन संघ को ना तो वोट चाहिए ना नोट चाहिए, तो संघ को जम के अपनी बात कहना चाहिए। लेकिन कैसा दुर्भाग्य हुआ है कि सत्ता का असर, मोह, वो संघ पर भी हावी हो गया है। संघ वाले भी अपनी जुबान लड़खड़ाने लगते हैं, दबी जुबान से बोलने लगते हैं। मोहन भागवत जी ने, सरसंघ चालक जी ने आरक्षण के बारे में बिल्कुल सही बात कही थी, 100% सही बात कही थी। और उन्होंने अपनी बात क्या कही थी? तो आम्बेडकर की बात दोहरा रहे थे। आम्बेडकर जी ने खुद कहा था कि 10 साल बाद इसका पुनरीक्षण होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए। वही बात उन्होंने कही थी कि इसका लाभ लोगों को मिल नहीं रहा है और सब लोगों में समान तौर से लाभ पहुंचे, इसके लिए आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए। अब उसको डरा धमका के सारे विपक्षियों ने ऐसा हमला किया कि संघ एकदम बिल्कुल डिफेंसिव, रक्षात्मक बन गया। हाँ। तो दुम दबाने की जरूरत नहीं है, सख्ती से अपनी बात साफ साफ दो टूक शब्दों में कहना चाहिए। तो यही मेरा फिर बुनियादी सवाल है कि जैसे दलित वाला मामला हो या गोमांस वाला मामला हो या शिक्षा के में बदलाव वाला मामला हो, इन तमाम बातों पर एक वैचारिक स्पष्टता के साथ में संघ को जो स्टैंड लेकर जो अपनी बात को बनवाने की बात होनी चाहिए थी, उसके बजाय संघ रक्षात्मक बनता, तो ये कमी संघ की है या मीडिया इतना है वो है ऐसा है कि उसके आगे लाचार है? ये दोनों की कमी है। हाँ। हमारा मीडिया तो है ही संघ के खिलाफ, लेकिन मैं संघ की कमी भी मानता हूँ और ये जेनेटिक कमी है, क्योंकि संघ शास्त्रार्थ करना नहीं जानता है। संघ गुपचुप धीरे धीरे चुपचाप काम करना जानता है। उसको खम ठोक के लड़ने की आदत नहीं है, लेकिन खम ठोक के लड़ने की आदत संघ में पैदा होनी चाहिए। जैसे कि अखलाक का मामला हुआ, संघ का क्या लेना देना है उससे? संघ को एकदम आगे होके उसकी भर्त्सना करनी चाहिए थी, और जो संघ वे प्रहार कर रहे हैं उन पर प्रति प्रहार इतनी जोर का होना चाहिए था कि बोलती बंद कर देना थी उनकी। वो भी नहीं हुआ। इसी तरह से आप देखें कि हैदराबाद में जो रोहित का मामला था, अरे संघ का उससे क्या लेना देना है? संघ तो जातिवाद में विश्वास ही नहीं करता है। कुछ कमी तो संघ में है जिसके कारण कि वो स्टैंड लेते हुए वो अपनी सरकार सत्ता मतलब क्यों नहीं कन्विंस कर, जो परसेप्शन है वो उसको बिगड़ने क्यों देता है? नहीं, उसके बिगड़ने का कारण जैसा मैंने आपसे कहा ना
कि संघ के पास एक तो बहुत पढ़े लिखे, तर्कशील, बुद्धिमान लोगों की बहुत कमी है। सब कार्यकर्ता हैं, तपस्वी हैं, त्यागी हैं, खूब काम करते हैं, लेकिन वो सार्वजनिक विमर्श के लायक में फिट नहीं होते, वो फिट नहीं होते। और दूसरी बात क्या है, हिंदू समाज का चरित्र इतना विचित्र है, इतना बिखरा हुआ है, हजार बगावतें एक साथ होती रहती है, संघ किस किस को टैकल करे। आज की तारीख में आरएसएस और संघ परिवार की ज्यादा जरूरत समाज को एकजुट करने की है, सांस्कृतिक विरासत को संभालने की है, या समाज सुधार की है, या गवर्नेंस और राजनीति राजकाज की है? मतलब इन चारों को कैसे करें? कि इन चारों की जरूरत है। नहीं, पर चारों का बैलेंस तो बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल है। हाँ। क्योंकि आप अगर संगठन बनाना चाहते हैं, हाँ, तो आपको किसी का भी विरोध नहीं करना पड़ेगा। सर्वेषां अविरोधेन, सबके बिना विरोध के काम करो। और विरोध करोगे कुरीतियों का तो कई पोंगापंथी साधु आपके पीछे पड़ जाएंगे, कई ऊंची जातियां आपके पीछे पड़ जाएंगी, कुछ नीची जातियां पीछे पड़ जाएंगी, कुछ आरक्षण वाले पीछे पड़ जाएंगे। उन सब का मुकाबला करने के लिए दयानंद जैसी हिम्मत होनी चाहिए, तब देश का उद्धार हो। लेकिन आर्य समाजी तो अब शून्य हो गए लगभग, और विवेकानंद वाले लोग सिर्फ सेवा के काम में लगे हैं, और संघ के लोग सिर्फ संगठन बनाने में लगे हैं। तो भारतीय समाज में यथास्थिति बनी हुई है। इस यथास्थिति को भंग करने के लिए इस समय देश का सबसे जबरदस्त संगठन संघ ही है, और संघ को संकल्प करना चाहिए आगे बढ़कर यथास्थिति को भंग करना चाहिए। पर ये समझ मुझे तो लगता है कि है नहीं, या है आप मानते नहीं है, तो और इसी कारण संकट है ये क्राइसिस। आपने आज इतनी बहस की है, शायद उसका कुछ असर पड़े। जी वैदिक जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं, या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।